नमस्कार, वंदे मातरम। आज पूरे विश्व में चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हों या बड़े इकोनॉमिस्ट हों, पॉलिटिशियन हों और उनके भाषण हों, एक शब्द जो हमेशा चर्चा में रहता है, एक शब्द जो हमेशा विद्वानों को परेशान भी करता है और एक बड़ी बहस भी छिड़ी रहती है, एक शब्द जो सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, जो एक विस्तृत रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक हर स्तर पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं, आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये क्या एक नई संकल्पना है, एक नया कॉन्सेप्ट है? और इसके लाभ क्या है? इसने विश्व पर किस तरह का अपना प्रभाव डाला है? जो लोग इसके बुरे प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं वो क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन किसी राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता है? ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलिज्म में क्या फर्क है? ये सभी जो मुद्दे हैं, ये सभी जो प्रश्न आते हैं दिमाग में, इन सब को सरल भाषा में समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। हालांकि यह बहुत ही विस्तार का विषय है, लेकिन फिर भी सरल रूप में, संक्षेप में जितना हो सकता है, इसे हम आज पूरी तरह स्पष्ट करने की एक कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक विश्वव्यापी अवधारणा है और इसके कॉन्सेप्ट में मुख्य रूप से ये बात शामिल है कि ओपन मार्केट एंड कंपटीशन, ये दो मूल बिंदु हैं, मूल आधार हैं, जिसके एक्सिस पे ये पूरा ग्लोबलाइजेशन टिका हुआ है। यानी कि ये ओपन मार्केट की बात करता है और कंपटीशन यानी मार्केट में कंपटीशन की बात करता है। इसमें हर राष्ट्र, हर नेशन अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ एडजस्ट करता है। अपनी इकोनॉमी में ऐसे क्या परिवर्तन लाएगा वो, ताकि विश्व के मंच पर उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक रूपता और एकीकरण के उस रास्ते पर आ जाए, जहां मूवमेंट जो है वो देश की बाउंड्रियों, देश की सीमाओं में बंधा ना रहे। किन चीज़ों का? इसे समझते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कैपिटल। यानी कि किसी देश में जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो अब सिर्फ देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहता है, पूरा विश्व का मार्केट उसके लिए खुल जाता है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने कैपिटल को कहीं भी, किसी भी राष्ट्र में आसानी से इन्वेस्ट कर सकती हैं, लाभ कमा सकती हैं। कैपिटल का मूवमेंट देश की बाउंड्रियों को की सीमा में ना बंधकर विश्व में कहीं भी सुलभ हो जाता है। उसी तरह से लेबर फोर्सेस, स्किल्ड लेबर, ये भी पूरे विश्व में विश्व की अर्थव्यवस्था का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, किसी एक देश का लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स हिस्सा बन सकता है। और फिर है, हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन में गुड्स, टेक्नोलॉजी, ये भी देश की सीमाओं के बंधन को छोड़कर पूरे विश्व में एक मार्केट के रूप में इनका आवागमन, प्रवाह बहुत ही सुगम हो जाता है। कोई एक राष्ट्र जो किसी एक विशेष तरह के वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है, वो उन्हीं चीज़ों को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से बना सकता है। तो उसके लिए अब मार्केट सिर्फ वो देश के अपने मार्केट ही नहीं होते, वो विश्व का मार्केट उसके लिए एक मार्केट की तरह होता है। तो कोई राष्ट्र जो है, अगर हम समझें तो वो हर विधाओं में अग्रणी, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। कोई देश चावल के उत्पादन में अपना प्रभुत्व रखता होगा,
किसी देश के पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी। तो इस सिस्टम में होता क्या है, जैसा मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि ये ग्लोबल विलेज की संकल्पना है। जैसे हम एक गांव में देखते हैं कि गांव में कोई दूध के उत्पादन में लगा है, कोई फसलों को उगाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जरूरत की चीजें आपस में विनिमय के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जिसके पास खाद्य फसलें हैं वो मिट्टी के बर्तन उसे देकर प्राप्त कर लेता था पुराने जमाने में, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। जिसके पास दूध है वो अनाज दूध के बदले प्राप्त कर लेता था। तो ये विश्व भी है एक जो ग्लोबल विलेज की तरह बन चुका है, जहां एक देश जिसके पास विशेष तरह के उत्पादन करने की क्षमता है वो उसके एक्सचेंज के द्वारा बाकी देशों से दूसरी चीजों को प्राप्त करता है। ये प्राप्त पहले कभी कभी सिर्फ वस्तुओं से होता था, लेकिन अब इसके लिए विशेष मानक तय हो चुके हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम देखें तो वो मुख्यतः डॉलर बेस्ड है। अब धीरे धीरे कुछ विकसित देशों की जो मुद्राएं हैं IMF के द्वारा, जिनको कि मान लिया गया है कि उनमें विनिमय हो सकता है। तो अगर हम देखें कि भारत जो ऑयल खरीदते हैं मिडिल ईस्ट से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, तो ये व्यापार मुख्यतः डॉलर में होता है। और ईरान के साथ तो कई बार ऐसा भी व्यापार हुआ है कि हमने तेल के बदले उन्हें चावल सप्लाई किया है। तो ये विश्व के जो मार्केट हैं इसमें प्रोडक्ट्स का मूवमेंट, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। एक देश की संस्कृति दूसरे देश तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ जो विकसित देश हैं उनकी संस्कृतियां हावी होने लगती हैं, जिसे वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। विकसित देशों की संस्कृतियों को अपनाने के लिए एक जो उत्साह रहता है हर देशों में, वो अल्प विकसित या अविकसित देशों की संस्कृतियों को विकसित देशों द्वारा अपनाए जाने में नहीं रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कई विद्वानों ने तो ग्लोबलाइजेशन को मैकडोनल्डाइजेशन भी कहा है, क्योंकि अब खाने पीने की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी बदल रही हैं। पिज्जा, बर्गर ये सबके फेवरेट होते जा रहे हैं। जीन्स जैसे वस्त्र जो हैं, जो कि वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर से निकल कर आया है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो एक सामान्य पोशाक बन चुका है अल्प विकसित देशों में भी। तो भारत ने भी अपनी संस्कृति ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अलग अलग देशों में पहुंचाई है। आज योग भी एक ब्रांड बन चुका है। विश्व के कई देश योग और बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है अपना रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ये फ्री फ्लो हो जाता है इन सारी चीज़ों का। एक तरह से ये देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रहते हैं। शिक्षा का भी भूमंडलीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। लाखों बच्चे दूसरे देशों में विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर वहीं रह जाते हैं, वहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसका हिस्सा बन जाते हैं। और जो पाठ्यक्रम है वो चाहे विकासशील देश हों, अविकसित देश हों, वो भी अब विश्व स्तरीय हो गए हैं, ताकि किसी भी देश में शिक्षा प्राप्त करने वाला किसी अन्य दूसरे देश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। जैसा कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं कि ये एक ऐसा विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम हर देशों में है कि उस क्षेत्र में सिद्धहस्त व्यक्ति किसी भी संपन्न देश में या ऐसे देश में जहाँ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी जो वहाँ स्कोप्स हैं, वहाँ वो आसानी से वहाँ की अर्थव्यवस्था में वहाँ का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके चलते विश्व को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इन दोनों के पक्ष में अलग अलग तर्क हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसे समझने में कई दफे विद्वानों से भी एक भूल हो जाया करती है। ये एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, और ये सवाल भी उठता है
कि हम जिस ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करते हैं ये 90 के दशक से खास कर शुरू हुआ है और कई लोग इस बहस में आ जाते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था। शताब्दियों पहले भी जो ग्लोबलाइजेशन के जो मूल हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का मुख्य पक्ष है, जहाँ ये देश की बाउंड्रियों को, देश की सीमाओं को ये एक तरह से तोड़ देता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में एक देश से बाहर भी उस देश की संबंधित सेवाएं, उस देश का कैपिटल, उस देश से लेबर फोर्स, उस देश की संस्कृति, इन सभी चीज़ों का विश्व में आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी पहलुओं को कहीं न कहीं स्पर्श करता है। लेकिन मूल तौर पर ग्लोबलाइजेशन को मुख्य तौर पर आर्थिक नज़रिए से ही, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले नज़रिए से ही देखा और समझा जाता है और फिर इसके राजनीतिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। तो ये जो कहा जाता है कि ऐसा ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी रहा था, तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन एक टर्म की तरह है, इसका प्रयोग 1950 के दशक में इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ फ्रांसीसी लिटरेचर में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। यानी कि ये टर्म तो नया है बट एज ए फेनोमेनन ये काफ़ी पुराना रहा है। बट अब सिर्फ फर्क ये है कि विश्व में कुछ ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ 1990 के दशक में, जैसे WTO। तो इन संस्थाओं के होने के कारण, नव उदारवाद के आने के कारण ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक फेनोमेनन के रूप में आया। और जो लोग ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में तर्क देते हैं, उनका कहना है कि जब कैपिटल, सर्विसेज, गुड्स ये आपस में जब एक दूसरे देशों में जाती हैं, फ्री होकर जब इनका आदान प्रदान होता है, ये लिबरलाइजेशन जो होता है, इससे गरीब देशों को भी अंततः फायदा होगा। उनको भी टेक्नोलॉजी, कैपिटल्स, फाइनेंस ये सुलभ होंगे। फ्री ट्रेड होने से जो शुल्क होते हैं, जो उत्पादन पर जो प्रोडक्ट होते हैं, वो जब मूव करते हैं तो इन शुल्कों में भी एक समानता, एक रूपता लाई जाती है। तो हर देश जिस चीज़ में वो सक्षम नहीं है, वहाँ वो सुलभ तरीके से, आसानी से प्राप्त होने लगता है। हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है कि आज अपने देश में आप जैसे चाइना पूरे वर्ल्ड का एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बन चुका है और वहाँ से हम टेक्नोलॉजी को बहुत सस्ते में प्राप्त करते हैं। वहाँ से मोबाइल बड़े सस्ते में आ जाता है। आज 5G टेक्नोलॉजी को पूरा विश्व अपनाना चाहता है, लेकिन सबसे सस्ती 5G टेक्नोलॉजी देने में जो चाइना की कंपनियां हैं, उन्होंने अपना एक अग्रणी स्वरूप बना लिया है। वहाँ की टेक्नोलॉजी सस्ते में ऐसी सर्विसेज दे सकती हैं। कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज हैं जिसके चलते कई देश वहाँ की कंपनियों को 5G में प्रश्रय नहीं देना चाहती हैं। तो इस तरह से जो इनके समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे विश्व में कहीं ना कहीं एक संतुलन लाता है। अगर हम देखते हैं कि हम पेट्रो उत्पादों के लिए जिन देशों पर निर्भर हैं, अगर वहाँ पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाए तो हमारे किचन में जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। और हमारे देश में सर्विस में हम देखते हैं कि अमेरिका के लिए, वहाँ के लोगों को सर्विस देने के लिए जो BPOs हैं वो इंडिया में काम करते हैं। तो इंडिया में काम करते हैं तो ऐसे देशों को फायदा ये होता है कि उन्हें सस्ते में लेबर अवेलेबल हो जाता है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो जाता है इंडिया में। इंडिया के लोगों को जॉब मिल जाता है। ये कॉल सेंटर से अमेरिका को सर्विस देते हैं। ऐसे कई देशों के BPOs चलते हैं। अब ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के होने के चलते तो दूसरे देश को, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट किया, चीप लेबर्स का यूज़ किया और अपने कंपनी को
आगे बढ़ाया और दूसरे देशों को रोजगार मिला। तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं वो ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ये जो टेक्नोलॉजी के जो प्रयोग शुरू हुए, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और अलग अलग जितने भी एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, यातायात भी सुगम हो गया, इसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। इससे गरीब देशों को भी बहुत फायदा हुआ है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन के विरोध में तर्क देते हैं, उनका ये मानना है कि ये सारा ग्लोबलाइजेशन अमीर देशों का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जिसमें लाभ सिर्फ उन देशों को होता है जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है। ये गरीब देशों के रिसोर्सेस को यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। विश्व के जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को, जो मार्केट है उसको हैंडल करते हैं, वो कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे वो WTO हो या IMF हो। वहाँ जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके मत अधिक होते हैं और जो निर्णय होता है वो अपने निर्णयों को वहाँ आसानी से लागू करवा देते हैं। ग्लोबलाइजेशन में एक बड़ा संकट ये है कि आर्थिक संकट का दौर बार बार आता है। अब गांव में एक घर में आग लग जाएगी तो क्या बाकी दूसरे घर उससे अछूते रहेंगे? अब विश्व में किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो पूरा देश, चूंकि सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, तो इससे होता क्या है कि उस आर्थिक मंदी का असर धीरे धीरे पूरे विश्व पर फैलने लगता है। जो विकसित देश हैं वो इसके दुष्प्रभाव से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो अल्प विकसित अविकसित देश हैं उन पर इन आर्थिक मंदियों का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इनके हानि के संबंध में जो और तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि ये जो पूरा विश्व है, इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में डिवाइडेड है। नॉर्थ यानी कि अगर हम ग्लोब को देखें तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो कंट्रीज हैं ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये जो नॉर्थ साउथ का एक डिवाइड हो गया है, जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन के हानि बताने वालों का ये कहना है कि जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका कैपिटल पे, टेक्नोलॉजी पे पूरा का पूरा कंट्रोल है और वे अपनी शर्तों पर ही इसे गरीब देशों को मुहैया कराते हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये अपने मार्केट में काफ़ी सब्सिडियाँ देते हैं, बाकी देशों पर दबाव बनाते हैं। और आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन के चलते कई देशों में अर्थव्यवस्थाएं डूबी हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हाईली जो टेक्निकली ऐसे बीज बनाती हैं जिनका वो वादा करती हैं कि फसलें काफ़ी अच्छी होंगी और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को आत्महत्या तक करना पड़ता है। तो इनके जो बुरे प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव में हम ये देखते हैं कि ये एक तरह से नियो कॉलोनियलिज्म बढ़ता जा रहा है। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण अमीरों का थोपा हुआ सा लग रहा है। लाभों का असमान वितरण हो रहा है और MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो किसी एक देश के तो होते हैं लेकिन ये विश्व के कई देशों में व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की हानि के तौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई MNC किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये नहीं चाहती है कि उस पर करों का बोझ लादा जाए, या अगर वो शोषण कर भी रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई विशेष दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो वे अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल वहाँ से हटाते हैं और दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं जहाँ उन्हें ये सब ज़्यादा सुगमता से उपलब्ध होता है। उनके ऐसा करते ही, चूंकि वो MNC होते हैं, दूसरे देश से संबंधित होते हैं, उन राष्ट्रों का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे देश जहाँ से वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, वो देश अर्थव्यवस्था के स्तर पर काफ़ी हानि उठाते हैं, अर्थव्यवस्था गिरती है, मंद होती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की प्रमुख हानियां हैं। तो बीच का रास्ता ये है कि ग्लोबलाइजेशन कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है अगर इसको सही से मैनेज किया जाए। इसके जो
कमज़ोर पक्ष हैं उन पर ध्यान दिया जाए। विश्व स्तर पर अगर सही मैनेज कर आगे बढ़ा जाए तो सारे इंस्टीट्यूशन में और भी देशों को अगर डेमोक्रेटिकली कुछ पोजीशंस दी जाएं, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो ज़्यादा पारदर्शी हो, स्पष्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, तो ये ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व के लिए फायदेमंद हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। अब समझते हैं ये ग्लोबलिज्म क्या है। ग्लोबलिज्म यानी कि विश्व के वो ऐसे मुद्दे जो सभी विश्व के देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका समाधान करना सभी देशों के हित में है। ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए जब सारा विश्व एक हो जाता है तो इसे ग्लोबलिज्म कहते हैं। जैसे जनसंख्या का मुद्दा, पर्यावरण के मुद्दे, परमाणु युद्धों को रोकने का मुद्दा। तो अभी हम देखते हैं इस काल में, इस दौरान कोरोना जैसी महामारी का खतरा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं एक होकर कार्य करना पड़ता है। अगर ये एक होंगे, एक होकर सोचेंगे, एक होकर कार्य करेंगे तो ऐसे समस्याओं का जो हल निकलेगा उससे पूरे विश्व को फायदा होगा, पूरी मानवता को फायदा होगा। ये है ग्लोबलिज्म। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के साथ ही राष्ट्रों की संप्रभुता के सामने भी एक संकट सा उत्पन्न हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनियां और वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, अब कोई भी राष्ट्र जो इन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है वह पूरी तरह हर निर्णय में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसी संस्थाओं के साथ होना पड़ता है, क्योंकि ये उन संस्थाओं की नीतियों से जुड़े रहते हैं। देश चाह कर भी स्वतंत्र रूप से बहुत सारे आर्थिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाते हैं जिनका संबंध पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से होता है। भारत भी अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो WTO का मेंबर होने की वजह से ये किसी दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों पर कितना टैरिफ लगा सकता है, इसके लिए भी एक व्यवस्था बनी हुई है। ये चाहे भी तो विश्व के कई देशों के जो प्रोडक्ट जो यहाँ आते हैं और जो यहाँ के जो उत्पादक हैं उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो इसके फ्री फ्लो को बाधित नहीं कर सकता है। कुछ टैरिफ मैकेनिज्म ही बचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO के द्वारा जिस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था जिस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी असर डालती है, नुकसान पहुंचाती है, तो ये पूरा विश्व जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस होने के कारण जुड़ चुका है। यहाँ अब मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके जो कैपिटल के जो मूवमेंट का तरीका होता है, उनके जो निर्णय होते हैं वो जिस तरह से प्रभावित करते हैं, इसमें किसी भी राष्ट्र का असर इतना नहीं रह जाता जितना होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो विश्व स्तरीय निर्णय कर रहे हैं और राष्ट्रों को उनके निर्णयों को पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी राष्ट्र ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के फ्रेमवर्क में कार्य कर रहे हैं। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि सर्वाधिक विवादित संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी विधायी निकाय इसे हम कह सकते हैं, जो वस्तुओं, व्यापार, सेवाओं, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसे सभी क्षेत्रों में एक प्रहरी के रूप में काम करता है, एक वॉचमैन के रूप में काम करता है। और इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में राज्य की संप्रभुता एक तरह से समाप्त सी होती चली जा रही है। अब आज के समय में कोई भी राष्ट्र है तो वो आर्थिक मामलों में स्वतः संतुष्ट नहीं है, उसकी आर्थिक आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि राष्ट्रों को अलग अलग जो आर्थिक राष्ट्रों के समुदाय बने हुए हैं, जो रीजनल ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं, उनके साथ जुड़ना पड़ता है, उनका हिस्सा बनना पड़ता है। और इनमें कुछ ऐसे समूह हैं जो घाटे में रहते हैं,
और इन रीजनल ग्रुपिंग्स के, कई देशों के या पूरे के पूरे ग्रुपिंग के कभी कभी घाटे में रहने के कारण जो विकासशील राज्य होते हैं इनकी अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी प्रभावित होती हैं। तो उत्पादन, वित्त, प्रबंधन, वितरण यानी कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, यह संप्रभु राज्य, एक सॉवरेन नेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रभावित करता है। कोई भी देश चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे अपने आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने की चाह में इस तरह की जो निर्णय के साथ संबंधित हो जाते हैं और देश की संप्रभुता का क्षरण स्वाभाविक रूप से होता है। सीमाओं से परे पूंजी का प्रवाह यानी कि जो फाइनेंस का फ्लो होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, इसका प्रभाव इन्फ्लेशन से जो रिलेटेड जो किसी भी देश के जो मैकेनिज्म होते हैं उसको कंट्रोल करने के, जो एक्सचेंज रेट है और सरकार की जो अन्य नीतियां होती हैं, इनके लिए ये खतरा बनते हैं। अब आप ग्लोबलाइजेशन समझ चुके हैं, ग्लोबलिज्म समझ चुके हैं। इन दोनों में जो है फ़र्क क्या है, ग्लोबलाइजेशन की हानियाँ क्या है, लाभ क्या है, और अब का ग्लोबलाइजेशन पहले के ग्लोबलाइजेशन से किस अर्थ में भिन्न है, ये अब आप सामान्य तौर से समझ चुके होंगे। आगे अगर आप इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप कई बातों को पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन आने वाले समय में किस तरह का रूप लेगा, किस तरह से ये विश्व को प्रभावित करेगा। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।